गुड मॉर्निंग। सावित्रीबाई फूले एवं पर्यावरण शिक्षण संस्थान के बीएड द्वितीय वर्ष भाषा शिक्षण शास्त्र हिंदी और संस्कृत के बारे में हम जान रहे थे। हिंदी और संस्कृत में हम विविध प्रकार के प्रश्नों के आधार बिंदु और प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे होता है वो हम आज जानेंगे। प्रश्न परीक्षाओं में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस तरीके से आज हम प्रश्नों के बारे में जानेंगे। क्योंकि हम हिंदी और संस्कृत में विविध प्रकार के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है कि प्रश्नों का निर्माण कैसे होता है, इसी तरीके से हम प्रश्न पत्र का निर्माण के बारे में भी जानेंगे। तो प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक, लघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों के गुण दोष क्या क्या होते हैं, प्रश्न निर्माण में क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन प्रश्नों पर आज हम जानेंगे। इसी तरीके से सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता होती है, इनके उत्तर निश्चित होते हैं, अतः इनके उत्तरों के अंकन में समानता रहती है, भिन्नता नहीं रहती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 4 तरीके के होते हैं: रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, सुमेल पद प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न। तो रिक्त स्थान की पूर्ति में शिक्षक ऐसे प्रश्नों में एक स्थान रिक्त छोड़ देता है और छात्र उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो राजा दशरथस्य डैश पुत्रा आसनम, यानी कि राजा दशरथ का पुत्र कहाँ आसन करता है। तो इसी तरीके से कि बालक जा रहा है, बालक डैश जा रहा है, तो बालक विद्यालय जा रहा है या उपवन जा रहा है, इस तरीके से उचित उत्तर को उसमें रिक्त स्थान में भर दिया जाता है। फिर दूसरा है कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सामान्यतः 4 विकल्प वाले होते हैं, जिनमें से एक विकल्प सही होता है। ऐसे प्रश्नों में अनुमान के अवसर कम होते हैं तथा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में एक प्रकार से प्रश्न अधिक होने चाहिए। जैसे कि वीणायानी का समास अस्ति, यानी कि वीणायानी में कौन सा समास होता है। अ है द्वंद्व, ब है बहुब्रीहि, स है कर्मधारय और द है तत्पुरुष। इस तरीके से उचित उत्तर को टिक करके उस पास में दिए हुए कोष्टक में उसका उत्तर भर देना चाहिए। अब है सुमेलन पद प्रश्न, यानी कि इसमें सामान्यतः 2 खंड होते हैं। प्रथम खंड में विशेषण शब्द, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश, और द्वितीय खंड में इनमें क्रमशः संज्ञा शब्द, विलोम शब्द और शेष वाक्यांश देकर मिलान कराया जा सकता है। तो प्रथम खंड प्रतिपादक के रूप में और दूसरा खंड विकल्प के रूप में कार्य करता है। विकल्पों की संख्या 3 या अधिक होनी चाहिए ताकि अनुमान तत्व को कम किया जा सके। तो प्रथम खंड में पदों की संख्या 5 से अधिक न हो और द्वितीय खंड में विकल्प संख्या 7 से अधिक न हो। इस तरीके से खंड, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो प्रश्न हुआ योग यानी वाक्यानि रचयते। तो इसमें खंड अ में दे रखा है हरिताः, खंड ब में पुष्पेः, सूचिः, मतिः, सुरभिः, वृक्षाः, रमणीय, आचारः, कल्याणीः, उद्याने, खगाः। इस तरीके से उचित विकल्पों के अनुसार उनका मिलान कर दिया जाता है और उचित उत्तर भर दिया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट और अंतिम है सत्य असत्य प्रश्न, यानी कि हिंदी और संस्कृत में देखिए तो भाषा तत्व और विषय वस्तु ज्ञान की जांच परखने के लिए सत्य और असत्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर संस्कृत में देखेंगे तो गंगा हिमालयात प्रभवति, यानी गंगा हिमालय से प्रभावित होती है। फिर है कालिदास मेघदूतम इति खंड काव्यम अरचयते, यानी कि कालिदास मेघदूत खंड काव्य को नहीं रचना नहीं करते हैं, कि उन्होंने रचना नहीं करी। लेकिन कालिदास की, ये तो असत्य प्रश्न हुआ क्योंकि कालिदास की मेघदूत खंड काव्य की रचना कालिदास ने ही की। अब है अति लघुरात्मक और लघुरात्मक प्रश्न। तो लघुरात्मक प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं: अति लघुरात्मक और लघुरात्मक। अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो दशरथस्य ज्येष्ठ पुत्र कः आसीत्, यानी कि दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र कौन होते हैं।
रामस्य मातुः किम अस्ति, राम की माता का क्या नाम होता है। हिमालय कहाँ बनती, हिमालय कहाँ बहती है। इस तरीके से ये अति लघुरात्मक प्रश्न होते हैं जिनका एक या दो शब्दों में उत्तर देना होता है। अब लघुरात्मक प्रश्न में कि वो प्रश्नों का उत्तर एक या दो तीन वाक्यों में भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें तो संस्कृत में सीता प्रातः काले सुवासिकानि पुष्पाणि चिनोती तो इसमें सीता प्रातःकाल में उपवन में जाकर पुष्पों को चुनती है पूजा के लिए। तो इसी तरीके से इसका उत्तर एक या दो तीन वाक्यों में दिया जा सकता है। वाक्य शुद्ध कुरुत यानी कि वाक्य को शुद्ध करो। अब है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर एकाधिक पृष्ठों में दिए जाते हैं। हिंदी संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक स्तर में कक्षा 6, 7 और 8 पर अनुच्छेद लेखन, गद्यांश का सारांश, श्लोकार्थ तथा कथा का सारांश आदि से संबंधित प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। हिंदी संस्कृत भाषा में किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखना, गद्यांश का मातृभाषा में अनुवाद करना, श्लोक या पद्यांश का मातृभाषा में अनुवाद करना, श्लोक या सूक्ति की व्याख्या करना, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र और पारिवारिक पत्र लिखना, किसी चित्र या दृश्य पर निबंध लिखना, 4 या 5 चित्रों पर कथा लिखना आदि से संबंधित प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न है। उदाहरण के लिए देखें तो संस्कृत में प्रस्तुत गद्यांशस्य हिंदी भाषाया अनुवाद कुरत यानी कि प्रस्तुत गद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करिए। प्रस्तुत श्लोकस्य हिंदी भाषाया व्याख्या कुरत प्रस्तुत श्लोक का हिंदी भाषा में व्याख्या करो। शिक्षक दिवसस्य महत्वम इति विषय एक निबंध लिखत शिक्षक दिवस महत्व पर इस विषय पर एक निबंध लिखिए। इस तरीके से ये निबंधात्मक प्रश्न अधिक विश्वसनीय नहीं माने जाते क्योंकि इनके उत्तरों में शब्द प्रयोग एवं उपयुक्त उदाहरणों की भिन्नता के कारण उत्तर शुद्ध होने पर भी अंकों में भिन्नता आना स्वाभाविक होता है। निबंधात्मक प्रश्नों के आकलन में व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव भी रहता है। निबंधात्मक प्रश्न का ये सबसे बड़ा दोष होता है। निबंधात्मक प्रश्न भी 5 तरह के होते हैं। समस्या समाधान प्रश्न, सृजनात्मक प्रश्न, आलोचनात्मक सोच को विकसित करने वाले प्रश्न, कल्पना को जीवित करने वाले प्रश्न, परिवेशीय सजगता के प्रश्न। तो पहले हम समस्या समाधान प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो समस्या समाधान संबंधी प्रश्नों के बारे में छात्रों के समक्ष उन्हीं प्रश्नों को प्रस्तुत किया जाता है जिनमें छात्रों को विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान की आवश्यकता है। आपको किन जीवन मूल्यों पर गर्व है? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए छात्रों को सर्वप्रथम जीवन मूल्यों का अर्थ एवं प्रकार जानने होते हैं। तो इसके बाद शिक्षक द्वारा उन मूल्यों पर विचार किया जाएगा जिनको छात्र उपयुक्त समझता है। इस प्रकार छात्रों की रुचि और योग्यता के बारे में विचार किया जाता है। छात्रों की राय और विचारों को जाना जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो वर्तमान में लोकतांत्रिक मूल्यों की समाज में क्या उपयोगिता है, विचार प्रकट कीजिए। पाठ्यक्रम में निहित आदर्शवादी मूल्यों की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत कहानी में निहित प्रमुख नैतिक शिक्षाएं कौन कौन सी ये समझाइए। इस प्रकार के प्रश्न समस्या समाधान प्रश्नों से संबंधित होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में तार्किक योग्यता का विकास होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्र ये विचार करता है कि वह जिस मूल्य को चाहता है या पसंद करता है उसके मूल में कौन कौन से कारण निहित है। इन कारणों पर विचार किया जाता है। इसके लिए तर्क एवं चिंतन का प्रयोग करता है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में मूल्यों के मध्य अंतर करने की योग्यता विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों से संबंधित परंपराओं एवं मूल्यों तथा आध्यात्मिक एवं आदर्शवादी मूल्यों के मध्य अंतर करना सीख जाता है। इसके साथ अंतर के प्रमाण प्रस्तुत करने की योग्यता का भी विकास हो जाता है। विभिन्न प्रकार के मूल्यों में से अपनी पसंद के मूल्यों का चयन करने की योग्यता विकसित हो जाती है क्योंकि इसमें छात्र विभिन्न मूल्यों की उपयोगिता के बारे में विचार करना सीख जाता है तथा उसे संबंधित तर्क देता है। अपनी मूल्य संबंधी पसंद को उचित सिद्ध करने के लिए तथा अन्य व्यक्तियों से उन मूल्यों को मानने के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए वह विभिन्न प्रकार के तर्कों एवं प्रमाणों को प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर वह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि उसकी मूल्य संबंधी पसंद समाजोपयोगी एवं उत्तम है।
विभिन्न प्रकार की समस्या समाधान संबंधी विधियों एवं युक्तियों का वो मूल्यांकन करने का प्रयास करता है, जिसके आधार पर विधियों को उचित एवं अनुचित ठहराता है। इस प्रकार उसमें मूल्यों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होती है। इस प्रकार के प्रश्नों में मूल्यों के साथ अपने विचारों को संबद्ध करके उनकी सार्थकता को प्रकट करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, तो इस आधार पर वह प्रत्येक कार्य को कर्तव्य और निष्ठा के साथ करने के लिए वचनबद्ध होता है तथा अपने इस मूल्य से संबंधित विचारों की पुष्टि करता है। तो विभिन्न प्रकार के मूल्यों के संदर्भ में अपने मत या विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्रासंगिकता के संदर्भ में छात्रों से विचार प्रकट करने के लिए कहा जाए तो इस संदर्भ में प्रत्येक छात्रों के विचार पृथक पृथक होंगे और विभिन्न प्रकार के मूल्यों और विचारों को छात्र सर्वप्रथम अपनी कसौटी पर कसता है। तो इसके बाद सार्थकता, वैधता एवं विश्वसनीयता ज्ञात करके उनको स्वीकार करने का प्रयास करता है। यदि उसे कोई मूल्य अनुचित लगता है तो सारभूत तर्क प्रस्तुत करते हुए उसे अस्वीकार करने का भी निर्णय लेता है। तो इस तरीके से ये समस्या समाधान प्रश्न होते हैं। अब नेक्स्ट है सृजनात्मक प्रश्न। तो विभिन्न प्रकार के सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से शिक्षार्थी द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि छात्रों में पाठ्यक्रम के अनुरूप सृजनात्मक योग्यता का विकास हो सके। इसके लिए छात्रों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि उनमें किसी कार्य के प्रति नवीन अवधारणा का विकास कर सके। उदाहरण के लिए परिवेशीय स्वच्छता के लिए छात्रों से उनकी स्वच्छता संबंधी आदतों पर प्रश्न किया जा सकता है। स्वच्छता संबंधी प्रमुख आदतों का वर्णन कीजिए। स्वच्छता संबंधी आदतों का महत्व एवं उपयोगिता लिखिए। परिवेशीय स्वच्छता के लिए उन्हें हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करते हैं। सृजनात्मक प्रश्न के माध्यम से हमें छात्रों में योग्यताओं का विकास संभव होता है। तो इसे उनमें नवीन नियम और सिद्धांतों का सामान्यीकरण भी वे करते हैं। सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में नवीन प्रतिरूपों एवं चित्रों को निर्मित करने की योग्यता विकसित होती है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न नवीन वस्तुओं के लिए सृजनात्मक क्रियाओं की ओर संकेत करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के मौलिक एवं नवीन विचार प्रस्तुत करने की योग्यता विकसित होती है। उदाहरण के लिए परिवेशीय व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने में छात्रों द्वारा अपनी स्वच्छता संबंधी नवीन विचारों को जोड़ा जा सकता है, जिन्हें वह उपयोगी एवं सारगर्भित समझता है। सृजनात्मक प्रश्नों के लिए वह विभिन्न प्रकार की परिकल्पनाओं पर भी विचार कर सकता है, जैसे चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण संबंधी घटना से संबंधित प्रश्न के उत्तर के लिए वह इसको खगोलीय घटना मान सकता है, आध्यात्मिक घटना मान सकता है, वैज्ञानिक घटना मान सकता है। इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के लिए वह नवीन परिकल्पनाओं का सृजन कर सकता है। किसी भी सृजनात्मक प्रश्न के संदर्भ में वह पूर्व कथन करने की स्थिति में भी होता है। जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने पर वह व्यक्ति संक्रामक रोगों से ग्रसित हो सकता है। पल्स पोलियो दवा न पिलाने पर बालक विकलांग हो सकता है। इस प्रकार की पूर्व कथन की योग्यता सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से संभव होती है, क्योंकि सृजनात्मक प्रश्नों का उद्देश्य भी इसी प्रकार का होता है। सृजनात्मक प्रश्नों में छात्रों के समय अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं भी उत्पन्न होती है, जिनको शांत करने के लिए वह अनुमान लगाता है कि राम को कम क्यों दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्रश्नों से विचार करने पर वह विटामिन ए की कमी, संतुलित भोजन का अभाव या कुपोषण इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। तो इस प्रकार के सृजनात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में अनुमान लगाने की योग्यता विकसित होती है। सृजनात्मक प्रश्नों में छात्रों द्वारा मौलिक संप्रेषण की योग्यता भी विकसित होती है। जैसे कि छात्र को किसी नाटक या एकांकी में किसी अभिनय के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तो वो मौलिक रूप में विचारों का आदान प्रदान करता है। तो इसी प्रकार अन्य स्थितियों में भी वह विभिन्न प्रकार के संवादों को मौलिक रूप में प्रस्तुत करता है। इस तरीके से आज हमने सृजनात्मक प्रश्नों के बारे में जाना। अब है आलोचनात्मक सोच को विकसित करने वाले प्रश्न। समालोचनात्मक चिंतन वाले प्रश्न विचारों को उत्तेजित करने वाले प्रश्न कहलाते हैं। विचारोत्तेजक प्रश्नों का संबंध सामान्य रूप से क्यों, कैसे तथा कारणों से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को उच्च श्रेणी के प्रश्न माने जा सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षार्थी से ये अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के लिए उनको करना चाहिए। इसके माध्यम से तर्क एवं चिंतन का विकास संभव होता है। जैसे गाय को पालतू जानवर क्यों माना है,
इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए छात्रों को विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन करना होगा, तभी एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करना होगा। गाय को पालतू जानवरों के संदर्भ में उसको विभिन्न प्रकार के तर्क देने होंगे। इसके बाद वह कह सकेगा कि गाय एक पालतू जानवर है। गाय को पालतू जानवर सिद्ध करने के संदर्भ में वह संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करता है। इस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एक दूसरे से संबद्ध करने की योग्यता विकसित होती है, जिससे नवीन तथ्यों का निर्माण करने में सक्षम होता है। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक प्रकरणों का विश्लेषण करके वह उनको स्पष्ट करने का प्रयास करता है, जैसे ग्राम सभा का संगठन, न्याय पंचायतों का संगठन एवं विधानसभा का संगठन आदि प्रकरणों से संबंधित प्रकरणों को उचित रूप से में संपन्न कर सकता है। तो विवेचनात्मक प्रश्नों के माध्यम से छात्र अनेक प्रकार के निष्कर्षों पर भी पहुंचता है, जैसे गाय के संदर्भ में उसकी विशेषताओं का विवेचन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गाय एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण पालतू जानवर है, इसे पालने में ही भलाई है। तो इन प्रश्नों के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के अंशों को समग्रता से संबद्ध करता है या समग्र रूप में प्रस्तुत करता है। इस प्रकार की क्रियाओं में सार्थक और सारगर्भित वाक्यों का निर्माण भी संभव होता है और इन प्रश्नों के माध्यम से छात्र विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझता है तथा उनके विशेष उपयोग को समझते हैं और उनको आवश्यकता के अनुरूप वर्णन में प्रस्तुत करता है। तो इस तरीके से ये आलोचनात्मक सोच को विकसित करने वाले प्रश्न हुए। नेक्स्ट है कल्पना को जीवित करने वाले प्रश्न। बालकों की दृष्टि से हम विभिन्न प्रकार की कल्पना से युक्त गतिविधियाँ देखते हैं कि दूसरे बालक अपने पर्यावरण के संबंध में जिज्ञासा रखते हैं कि टीचर द्वारा विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से ये प्रकट होता है कि उदाहरण के तौर पर एक बालक को गांधी जी का चित्र दिखाकर पूछता है कि गांधी जी का चित्र सभी स्थानों पर क्यों लटका रहता है, गांधी जी संपूर्ण देश के पिता क्यों थे, गांधी जी सत्य एवं अहिंसा के माध्यम से कैसे युद्ध करते थे। इस प्रकार के अनेक प्रश्न पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु के बारे में छात्रों से पूछे जाते हैं। तो प्रश्नों के रूप काल्पनिक रोचकता के अनेक उदाहरण निम्नलिखित प्रकार से प्रश्नों के रूप काल्पनिक रोचकता के अनेक उदाहरण द्वारा हम यहाँ पे छात्रों के पर्यावरण के बारे में काल्पनिक सोच को प्रकट करते हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखें कि एक बालिका ट्रेन से यात्रा कर रही है, तो अचानक ट्रेन रुक गई और सभी सवारियों ने कहा कि किसी ने ट्रेन की चेन खींच दी। इस घटना के आधार पर बालिका के मन में अनेक प्रश्न कि चेन कहाँ से पर स्थित है, चेन खींचने से गाड़ी क्यों रुकती है, चेन क्यों खींची गई आदि। अगर घर की दीवार पर मकड़ी का जाला था तो माँ ने बालिका से कहा कि कमरे की सफाई कर दो। तो बालिका द्वारा दीवार के कोने में मकड़ी का जाला देख लिया और उसके मन में प्रश्नों का सिलसिला प्रारंभ हुआ। मकड़ी जाला कैसे बुनती है, मकड़ी जाला क्यों बुनती है, क्या जाला मकड़ी का घर होता है, हम इसे नष्ट क्यों करना चाहते हैं। इस तरीके से इन उदाहरणों द्वारा ये हम जानते हैं कि जो ऊपर उपयुक्त उदाहरण मैंने बताए हैं आपको, वो छोटे छोटे बालकों से संबंधित होते हैं, लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है तो उसके चिंतन, अवलोकन एवं निरीक्षण में सघनता आ जाती है। वो विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगता है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसीलिए दिन रात होते हैं, तो इस पर एक बड़े बालक की सोच में और छोटे बालक की सोच में अंतर होता है। बड़ा बालक प्रत्येक वस्तु को तर्क एवं चिंतन के आधार पर स्वीकार करता है। वह दिन रात होने के संपूर्ण कारणों पर विचार करने लगता है तथा अंतिम सत्य के रूप में वह जब तक यह नहीं जान जाता कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वहाँ रात होती है, और तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। इस तरीके से यह कल्पना को जीवित करने वाले प्रश्न माने जाते हैं। अब नेक्स्ट है परिवेशीय सजगता के प्रश्न। तो इस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग तभी किया जाता है जब छात्र द्वारा गलत उत्तर देने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने चारों ओर ऐसा वातावरण विकसित करता है जिससे छात्र उत्तर देने में सक्षम हो और छात्र सही उत्तर देने का प्रयास करे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि शिक्षक परिवेशी स्वच्छता पर ध्यान न देने से जीवन पर
क्या प्रभाव पड़ता है? तो शिक्षार्थी कोई उत्तर नहीं देता है। शिक्षक ने फिर प्रश्न किया कि मलेरिया बुखार क्यों आ जाता है? तो शिक्षार्थी ने कहा मच्छर के काटने से। तो शिक्षक ने पूछा कि मच्छर कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शिक्षार्थी ने कहा कि गंदे परिवेश में। तो शिक्षक ने फिर प्रश्न किया कि परिवेशीय स्वच्छता का मानव जीवन से क्या संबंध है? तो शिक्षार्थी ने उत्तर दिया परिवेशीय स्वच्छता न होने पर विभिन्न प्रकार के रोग मल शरीर में आ जाते हैं। इस प्रकार अनुबोधन की अनुक्रिया से शिक्षक द्वारा प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। अनेक अवसरों पर शिक्षक द्वारा अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जैसे किसी प्रश्न का व्यापक उत्तर छात्र द्वारा नहीं दिया जाता तो उस स्थिति में शिक्षक उस छात्र से ही कुछ प्रश्न पूछकर या अन्य छात्रों से प्रश्न पूछकर अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस तरीके के उदाहरणों जैसे हम एक और उदाहरण लेंगे कि शिक्षक ने प्रश्न किया कि वनों से हमें कौन कौन से लाभ हैं? तो शिक्षार्थी ने उत्तर दिया कि वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो शिक्षक ने फिर प्रश्न किया कि वनों से हमें और कौन कौन से लाभ हैं? तो शिक्षार्थी ने उत्तर दिया कि वनों से हमें औषधि, कागज़ की लकड़ी, पर्यावरण संतुलन में सहायता तथा ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार अतिरिक्त ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षक द्वारा इस प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं और शिक्षार्थी का भी प्रश्न का उत्तर देकर अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये थे हमारे प्रश्नों के आधार बिंदु, प्रश्नों के प्रकार के बारे में हमने जाना। अब हम प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि हम परीक्षा में प्रश्न पत्र हमें देना होता है, उसी के आधार पर हमारा मूल्यांकन किया जाता है। तो परीक्षा में हम जो प्रश्न पत्र देते हैं उसका निर्माण किस तरीके से किया जाता है, उसमें कौन कौन से बिंदु होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय हमें सबसे पहले नमूने की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन का ध्यान रखना होता है। फिर नील पत्र की तैयारी यानी कि प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट बनानी होती है। फिर प्रश्न निर्माण करना होता है, डिज़ाइनिंग क्वेश्चन, प्रश्न पत्र का संपादन करना होता है, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर, फिर अंक तालिका यानी कि स्कोरिंग की और अंक प्रणाली मार्किंग स्कीम तैयार करना होता है और अंत में प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना यानी कि क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करना होता है, तभी हमारा प्रश्न पत्र निपुण माना जाता है। तो आइए हम इन्हें थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि प्रश्न पत्र निर्माण में नमूना तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ ए डिज़ाइन, यह प्रश्न पत्र बनाने का महत्वपूर्ण चरण होता है। उद्देश्य अर्थात उन लक्ष्यों को चुनना होता है जिनका परीक्षण करना है और महत्व के दृष्टिकोण से उनके अंक निश्चित करने हैं। विषय वस्तु के विभिन्न पदों की ओर ध्यान देना चाहिए, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की ओर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। विकल्पों की योजना यानी कि स्कीम ऑफ ऑप्शन अर्थात सारे प्रश्न पत्र में समुचित तौर पर विकल्पों की व्यवस्था करना तथा प्रत्येक प्रश्न को अलग अलग रूप से विकल्प देना। फिर प्रश्न पत्र के भाग भी बनाने चाहिए कि प्रश्न पत्र को कितने भागों में बांटा गया है। प्रश्न पत्र को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग। अब है नील पत्र की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट तैयार करते समय उसे 3 भागों में बांटा जाता है कि उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के, विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट मैटर जिनकी परीक्षा होती है और प्रश्नों के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के आधार पर नील पत्र यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार की जाती है। फिर थर्ड है प्रश्न निर्माण यानी कि डिज़ाइनिंग क्वेश्चन। अब ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं, तो इनके आधार पर उद्देश्यों को परिभाषित करना होता है, उद्देश्यों की विशिष्टताओं में बदलना और विषय वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। फिर है प्रश्न पत्र का संपादन, एडिटिंग द क्वेश्चन पेपर। इसमें प्रश्न के अलग अलग भाग बनाकर उनका एकत्रीकरण करना यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा निबंधात्मक प्रश्न निश्चित अनुपात में ही देने चाहिए, यानी कि प्रथम भाग में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, द्वितीय भाग में लघु उत्तरात्मक प्रश्न और तृतीय भाग में निबंधात्मक प्रश्न। इस तरीके से उनका संपादन करना चाहिए। फिर है अंक तालिका तथा अंक लगाने की प्रणाली, स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए अंक तालिका तथा उत्तर तालिका तैयार की जाती है। अंक लगाने की विधि का प्रयोग निबंधात्मक प्रश्नों तथा छोटे उत्तर वाले प्रश्नों के लिए अलग अलग किया जाता है। अंकों का निर्धारण
तो इस तरीके से ये अंकों का निर्धारण और उसकी प्रणाली को भी अच्छे से ध्यान रखना होता है कि इसमें किस तरीके से कहाँ किस तरीके के अंक देने होते हैं। जैसे कि प्रथम भाग यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कम अंकों का अंकन किया जाता है और लघु उत्तरीय में थोड़े ज़्यादा अंकों का और निबंधात्मक प्रश्नों में अधिक अंकों का अंकन किया जाता है। फिर है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र का मूल्यांकन किया जाता है और प्रश्न पत्र निर्माता अपने प्रश्न पत्र के गुण दोषों के बारे में भी अच्छी तरीके से जान लेता है कि उसमें कितनी अच्छे तरीके से बनाया है और अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो उसमें कुछ सुधार कर लेना चाहिए। तो इसके लिए प्रश्न पत्र को क्रम से जमाना होता है, प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना अति आवश्यक होता है। विश्लेषण करने से उसके गुण दोषों के बारे में पता चल जाता है। अब आपके सामने मैंने ये ब्लूप्रिंट की फ़ोटो बताई गई है, जिसमें ब्लूप्रिंट के जो तीनों भाग होते हैं, उद्देश्य के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर और प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर इसे तैयार की गई है। इस ब्लूप्रिंट तभी सही मानी जाती है जब उसकी ऊपर से स्कोरिंग और ये साइड की स्कोरिंग समान हो। एक जैसी स्कोरिंग होगी, सेम स्कोरिंग होने से ये ब्लूप्रिंट राइट मानी जाती है, अन्यथा वो ब्लूप्रिंट रिजेक्ट हो जाती है। इस तरीके से आज हमने प्रश्नों के आधार बिंदु यानी प्रश्नों के प्रकारों के बारे में जाना, प्रश्न पत्र का निर्माण कैसे किया जाता है ये जाना। थैंक यू।